क्वीनरी और पांचवा है क्वीनरी। तो पांचवा क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक हम अर्थव्यवस्था में ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को ना के बराबर लेके चलते थे, या उनको हम टर्शियरी में ही कंट्रीब्यूट कर देते थे। उनको हम अलग से अब कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी गणना हम अलग से कर रहे हैं कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का योगदान है कि अर्थव्यवस्था में कैसी प्रगति कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा रोल उसी का है। क्यों रोल उसी का है? क्योंकि वो जैसा मैनेजमेंट बनाता है, वो जैसा रोल चलाता है, उसके आगे उसी तरह से बढ़ते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आज की भारतीय अर्थव्यवस्था में है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक टॉप लेवल की फैमिली है अंबानी बंधु, मुकेश और अनिल। इसको आप इस तरह से समझिए कि जब मुकेश और अनिल दोनों लोग अलग हुए तो दोनों के पास समान प्रॉपर्टी थी, और आज दोनों में क्या अंतर है? आपको समझ में आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट का अंतर है। अब आप बाकी कुछ भी नाम आप दे लीजिए, मैं उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट नाम दूंगा कि भाई एक मुकेश का प्रबंधन था, एक अनिल का प्रबंधन था, दोनों का अलग अलग लेवल का प्रबंधन था, एक कहां से कहां पहुंच गया और एक कहां से कहां पहुंच गया। तो इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी के भी कंट्रीब्यूशन को भी समझना चाहिए हमें, आपको। क्योंकि अर्थव्यवस्था को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र का क्या योगदान है। तो 5 सेक्टर में पूरी हमारी इकोनॉमी बनी हुई है। जो इंडस्ट्री सेक्टर की आप बात करोगे वो इंडस्ट्री सेक्टर सेकेंडरी में आती है, द्वितीय कार्य करती है। ये क्या कार्य करती है? द्वितीय कार्य करती है। बात हमारी समझ में आ रही? तो इंडस्ट्री मतलब उत्पादन, उत्पादन मतलब द्वितीय क्षेत्र। तो पहली बात तो एक दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि आज जो हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे दोनों क्लास में, वो इंडस्ट्री को लेकर के ही आपसे बात करेंगे। क्या होता है इंडस्ट्री? उद्योग क्या है? यानी कच्चे माल को लेकर के वस्तुओं को निर्मित करने की जो प्रक्रिया है वो कई सारे चरणों में बटी होती है। जनरली ओवरऑल उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, उद्योग कहते हैं। तो 2-3 लाइन में पहले परिभाषा नोट कर लीजिएगा, तब आगे बात करते हैं। उद्योग, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल को लेकर किसी प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण, विनिर्माण के बाद फिर निर्माण, विनिर्माण, निर्माण अथवा वस्तुओं को प्रयोग में लाने की विधा सम्मिलित है। इस क्षेत्र से जुड़े हुए क्रियाकलाप को उद्योग कहते हैं। यानी ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें ये सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं
उन्हें हम क्या कहेंगे? उद्योग कहेंगे। एक लाइन में आप बिल्कुल, एक सेंटेंस में आप इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे, उद्योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग के प्रकार, उद्योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग के प्रकार की जब हम बात करते हैं, नंबर एक, उत्खनन उद्योग। देखिए, ये है प्राइमरी क्रियाकलाप, समझिएगा पहले, ये कैसा क्रियाकलाप है? प्राइमरी। लेकिन चूंकि आज इस बड़े स्तर पर हो रहा है कि इसको हमने उद्योग का दर्जा दे रखा है। जैसे हम कहते हैं माइनिंग इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, आयरन और इंडस्ट्री, बॉक्साइट इंडस्ट्री, यानी ये पूरा क्षेत्र आज के डेट में इंडस्ट्री के रूप में बन गया है। जबकि अगर देखा जाए तो यह प्राइमरी क्रियाकलाप है, हम प्राथमिक क्षेत्र में इसको लेना चाहिए, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में होने के बावजूद इसे हम आज इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं और हम इसे इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार किए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो लिख लीजिए, इसके अंतर्गत कच्चे माल का प्रकृति से उत्खनन अथवा निष्कर्षण किया जाता है। तो उत्खनन उद्योग को दूसरा नाम जो आपका है वो कहीं पर मिलेगा, निष्कर्षण। इसीलिए इसका दोनों नाम है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। कहां से निकालोगे? प्रकृति से। जैसे कोयले का उत्खनन, लिख लीजिए डैश करके, जैसे कोयले का उत्खनन, लोहा, बॉक्साइट, बस। तो एक आपका क्या हो गया? उत्खनन। लोहा, बॉक्साइट, कुछ भी एग्जांपल डाल दिए, सब भाई जितने भी आप हैं सब आप उसी को डाल दीजिए। अच्छा, बॉक्साइट से क्या बनता है? आप बताइए। बॉक्साइट, देखिए पीसीएस में, देखिए आप जब, ऐसा नहीं होता कि हम जब जवाब देना सीखे तो आप लोग चूंकि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा आंसर का लेवल आपका बदल के होना चाहिए। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिना और एल्यूमिना इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। तो जब भी आपसे आ जाए क्वेश्चन कि बॉक्साइट से क्या बनता है, तो एल्यूमिना बताएंगे आप, और एल्युमिना के बाद एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो लोग लगा देते हैं बॉक्साइट और वो हो जाता है गलत, एल्युमिना है वहां पर। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी प्रश्न आप लगा रहे हैं तो बड़े स्टैंडर्ड होकर के लगाइए। तो इस सारे उद्योग आपके क्या है? प्राइमरी सेक्टर के हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? इंडस्ट्री में लेते हैं। तो पहला क्या हो गया? उत्खनन या निष्कर्षण उद्योग, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दूसरा हमारा होता है जननिक उद्योग। जननिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। ये क्या होता है भाई? जनन,
प्राइमरी, इसका प्राइमरी जो क्रियाकलाप है कि कहीं पर हम बीजारोपण करके उससे हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसे खेती, वो क्या है हमारा जननिक उद्योग है। बीज बो करके फसल उगाना, डैश करके लिख दीजिए, बीज बोकर फसल उगाना। जेनेटिक इंडस्ट्री यही है, जनन यही है। अब बाकी जेनेटिक्स पे आप आ जाओगे तो वो आपका साइंस का बड़ा अलग रोल है कि भाई, ठीक है ना, जीन टेक्नोलॉजी, जीन मैपिंग, जीन थेरेपी, बहुत सारी चीजें वहां पर है, तो वो सब साइंस में आप पढ़ोगे। यहां क्या मतलब बन रहा है, केवल एक शब्द कि भाई प्रजनन करना, जनन करना, बीज हमने फिर खेत में बो दिया और उससे फसल उगाया। यहां पर हम प्रकृति में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, केवल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हमने कभी कोयला बोया है, किसी ने बोया हो तो बता दीजिए, किसी ने हीरा बोया हो बता दीजिए, केवल हम प्रकृति से निकालते हैं। हालांकि हीरा आप बो सकते हैं, हीरे की बनाने की प्रक्रिया है, और एक छोटे से लाइन में आपको दो लाइन में बता दे रहा हूं मैं हीरा कैसे होता है। अगर कोई कार्बन जो 90% से ज्यादा शुद्ध रूप में हो, उसको किसी ऐसे जगह दबा दिया जाए कि जहां हवा और जल ना पहुंचे, कोई भी कार्बन जो 90% तक शुद्ध हो, 90% से ज्यादा, उसे दबा दिया जाए और वहां पर हवा और जल ना पहुंचे, और ऐसी प्रक्रिया कम से कम 5000 सालों तक रहे, तो वो कार्बन क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अरे भाई, आपको नहीं मिलेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए धर के जाइएगा। चलिए, अच्छा, तो जननिक, आ जाइए टॉपिक पर। जननिक उद्योग क्या है, जनन करना, तो जनन हो गया आपका यहां पर। तो दो क्रियाकलाप ये प्राइमरी सेक्टर के हैं, उद्योग दोनों इसको क्या माना जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर के हैं। जनन में लकड़ी का जनन नहीं होगा, पेड़ का जनन होगा ना, पेड़ का आएगा, पेड़ इसमें होगा, जंगल है, बिल्कुल है, पशुपालन है, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मात्स्यिकी, चारों इसमें आएंगे। लिखना चाहे डैश करके लिख लीजिएगा। जेनेटिक इंडस्ट्री में, जननिक उद्योग में कृषि आएगा, पशुपालन आएगा, कृषि, पशुपालन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, वानिकी, और मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मात्स्यिकी बोलते हैं इसको। फिशरीज एक शब्द है, फिशरीज, मछली पकड़ने का मेन उद्देश्य इसमें है। देखिए, एक है मछली पालन और एक है मत्स्य उत्पादन, दोनों दो चीजें हैं। समुद्र से जब हम मछली पकड़ते हैं तो उसे हम मछली पालन कहते हैं, नदी से जब हम मछली पकड़ते हैं तो उसे हम मछली उत्पादन कहते हैं, लेकिन जब तालाब में मछली को पाल करके बड़ा करते हैं तो उसे हम मछली पालन कहते हैं। क्योंकि समुद्र में हम मछली पालते नहीं, कोई पालता हो बताइए, नदी में कोई मछली पालता नहीं, क्योंकि यहां पालोगे नदी मछली कहीं और चली जाएगी, केवल तालाब में हम मछली पालते हैं। तो मत्स्य पालन, जिसे हम पीसी कल्चर कहते हैं, वो केवल तालाब में होता है। पीसी कल्चर नाम सुना होगा आप लोगों ने, पीसी कल्चर, विटी कल्चर, सेरी कल्चर, ऐसे तमाम कल्चर है ना। सेरी कल्चर क्या होता है, रेशम, विटी कल्चर, हाँ, तो ऐसे आपके तमाम कल्चर है। सेरी कल्चर रेशम के, तो यानी ये क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है मछली उत्पादन, वानिकी भी इसी में आता है और ये भी आता है इसमें। अब तो क्लियर हो गया। अब आइए तीसरे सेक्टर पर, जो उद्योग से संबंधित हो रहा है।
तीसरा नाम यहां पर होता है विनिर्माण। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का मतलब बनना है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। उद्योग का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल का प्रयोग कर उद्योग का वह क्षेत्र जिसमें कच्चे माल का उपयोग कर या प्रयोग कर अंतिम वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अंतिम वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसे विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण कहते हैं। यानी यहां पर कच्चे माल का उपयोग करना जरूरी है। और दूसरी बात ध्यान दीजिए, जब हम कच्चे माल का उपयोग कर विनिर्माण करते हैं तो ऐसा नहीं कि उस प्रक्रिया का रिवर्स हो पाए। ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, उस प्रक्रिया को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आपने गेहूं लिया और गेहूं को पीस करके आटा बना दिया। मुझे तो यही आप पता है अभी तक कि दुनिया में कोई ऐसी चक्की नहीं कि आटे को गेहूं बना दे। बना देगा कोई? भाई गेहूं से हम आटा बना सकते हैं, आटे से गेहूं बना सकते हैं? आटे से आपने रोटी बना लिया, रोटी से आटा बना दीजिए। यानी रिवर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। यानी एक बार जब वो रॉ मटेरियल अपना एग्जिस्ट खो देगा तो दोबारा उसमें वापस नहीं आएगा। हमने पेड़ काटा, पेड़ से लकड़ी बनाया, लकड़ी से पेड़ बन जाएगा। लकड़ी को हमने फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर से लकड़ी बन जाएगा। चाहे जितना फेविकोल लगा लीजिए वो शेप नहीं आएगा। सिंपल सी बात है इसमें। तो यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसे कहते हैं जहां पर कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और वो ऐसे वस्तुओं का निर्माण करते हैं कि जिससे रिवर्स नहीं होगा। तो ये क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। अगला लिखिएगा, निर्माण, कंस्ट्रक्शन। निर्माण, कंस्ट्रक्शन। अब आपको यह बताना है, अगर कोई बता पाए तो, कि निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर होता है? जी, निर्माण में बनाया जाता है। निर्माण में किसी वस्तु का पहली बार प्रयोग होता है, और निर्माण में वो वस्तु पहले से ही होती है, उसका उपयोग करके वो चीज बनाया। विनिर्माण में वस्तु तैयार किया और निर्माण प्राप्त। चलिए, अच्छा, और कोई? निर्माण में कोई वस्तु बनी है, फिर विनिर्माण में उसी दूसरे वस्तु को बनाया जाता है। सर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बनाना निर्माण जाएगा, और जो इसके इंग्लिश वर्ड पे जाएंगे तो आप शायद थोड़ा समझ पाए। कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण का शब्द है मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण शब्द का होता है कंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात समझिएगा, निर्माण और विनिर्माण में अंतर यह है कि विनिर्माण किसी मशीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कारखाने में होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे घर की फैक्ट्री तो है किचन, तो खाना तो किचन में बनेगा ना। अब बात समझिएगा, निर्माण क्या है? निर्माण है जो उसी स्थान पर बनाया जाए जहां पर उसे लगाना है। ब्रिज, सड़क, बिल्डिंग्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सड़क किसी फैक्ट्री में बना लीजिए, लाके बिछा दीजिए, संभव है? अभी तो इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं चल रही है। बाकी फिलहाल कुछ जगहों पर ऐसी फैसिलिटी चल रही है कि प्लास्टिक के, रबर के मैट्स ला करके बिछा दिए जाते हैं, वो टेम्पोररी वाले होते हैं, लेकिन परमानेंट तो नहीं ना। तो यानी सड़क, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं बिल्डिंग कहीं और बनाओ, ला करके खड़ा कर दो, वही बनेगा। पुल वही बनेगा। ऐसे को हम कहते हैं निर्माण।
ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये कंस्ट्रक्शन है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला काम करते हैं, ठेकेदारी वाला बात करते हैं। इसके लिए क्या होता है, ठेका दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन यहां पर होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कंस्ट्रक्शन शब्द पर जोर दीजिए तब आप बना पाएंगे, क्योंकि निर्माण शब्द आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये हो गया आपका निर्माण, आपका चौथा। अब इस हाँ, इसमें बिल्डिंग यानी सड़क लिख लीजिए, घर, भवन निर्माण लिख लीजिए डैश करके, भवन निर्माण लिख लीजिए। ऐसा निर्माण का क्षेत्र जो उसी स्थल पर किया जाता है जहां इसे प्रयोग में लाना है। जहां इसे प्रयोग में लाना है। जैसे भवन निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, इस तरह के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो वहीं पर होते हैं। अब यहीं पर एक बात समझिएगा, इसी का एक सब डिवीजन भी है, इसी का हम निर्माण का ही, जिसे हम जॉब वर्क कहते हैं या उप कार्य कहते हैं। भवन निर्माण का एक सब्सिडरी पॉइंट है, सेकेंडरी पॉइंट है जॉब वर्क, कि लगाना तो उसे वहीं पर है जहां से उठा, मतलब उसका प्रयोग करना है, लेकिन उसे कहीं और से बना करके लाया जा सकता है या वहीं पर भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है, खिड़की लगी है, खिड़की फैब्रिकेटर वाले कहीं और से बना करके लाके भी यहां लगा सकते हैं, और या यहीं पे बन सकता है। उसको आप क्या कहते हो, जॉब वर्क, उप कार्य। चाहो तो इसी में डैश करके लिख लीजिएगा, इसी का एक भाग जॉब वर्क है या उप कार्य है, जिसे उसी स्थान पर भी बनाया जा सकता है। इसी का एक भाग उप कार्य है, जॉब वर्क, जिसे उसी स्थान पर बनाया जा सकता है। या कहीं और से बनाकर लाया जा सकता है। यानी जॉब वर्क में दोनों फैसिलिटीज होती है। तो निर्माण हो गया, और अब इसका अगला लिखिएगा, फूटलूज इंडस्ट्री। ये क्या होता भाई, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है कई बार। विनाशिता होती है, जैसे गंदा हो गया, उसको नीचे नहीं पहुंचाया गया, इनकम का सोर्स है तो कम हो सकता है। मतलब भार की कमी होने से वो भार हरासी उद्योग होता है, वेट लॉस इंडस्ट्री होता है। आप इसका अगला स्टेप बता रहे हैं, जिसे हम छठा पढ़ाते हैं अभी। भार हरासी उद्योग, वेट लॉस इंडस्ट्री है वो, और वो गन्ने का भी होता है और भी है, उसका भी कारण बता रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। फूटलूज इंडस्ट्री लिख लीजिएगा डैश करके। वे उद्योग
जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। द इंडस्ट्री दैट डजेंट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, उसे कहीं से भी उत्पादित किया जा सकता है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनीवेयर, जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है और उसे कहीं से भी आप उत्पादित कर सकते हैं। अब जरा ऐसे उद्योग का नाम बताइए कौन सा है भाई? ऐसा कोई उद्योग है जिसमें कच्चा माल ना लगता हो? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बिल्कुल सही जवाब। लिख लीजिए डैश करके, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है ये? आईटी। भाई कहीं से भी कर लीजिए। कोविड काल में सबसे चर्चित उद्योग यही रहा, क्योंकि फैक्ट्री जाने की जरूरत है नहीं, घर में बैठे बैठे लोग होम किए पड़े हैं कि नहीं कर रहे थे। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बढ़िया सा कल्चर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने दिया कि ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। काम असाइन कर दिया, काम आपको मिल रहा, काम आपने कर दिया, सॉफ्टवेयर भेज दिया, नेटवर्क आपका काम कर रहा, बात खत्म हो गई। कहीं से बैठे बैठे काम कर रहे। बस में सफर कर रहे हो, वहीं बैठे बैठे काम करते रहो। ट्रेन में सफर कर रहे हो, बैठे बैठे काम करते रहो। इस इंडस्ट्री ने बहुत जबरदस्त उछाल किया। चलिए, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये क्या कहलाता है? फूट लूज इंडस्ट्री। ये केवल नॉलेज बेस्ड होता है और जहां स्किल की जरूरत होती है, बाकी इसमें कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। अब अगला लिखिए, भार ह्रासी उद्योग, वेट लॉस इंडस्ट्री। भार ह्रासी उद्योग, वेट लॉस इंडस्ट्री। अब ये क्या है भाई? वेट लॉस, भार ह्रासी, मतलब वह उद्योग जिसमें कच्चे माल और उत्पादित माल के भार में काफी अंतर होता है। वह उद्योग जिसमें कच्चे माल और उत्पादित माल के भार में काफी अंतर होता है। द इंडस्ट्री इन विच देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। कच्चे माल का भार कुछ और है और उत्पादित वस्तु का भार कुछ और है। जैसे आपने कहा गन्ना, 1 कुंटल गन्ने की पेराई में कितना चीनी बनेगा? एक कुंटल गन्ने की पेराई में उत्तर प्रदेश में अगर न सामान्य रूप से देखा जाए तो लगभग 8 किलो चीनी निकल रहा, और महाराष्ट्र की बात करोगे तो लगभग 12 किलो। महाराष्ट्र में अच्छे क्वालिटी का गन्ना है, अच्छी मिट्टी वहां पर है, तो वहां पर अच्छा है। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल के गन्ने में और पश्चिमांचल के गन्ने में अंतर है, ठीक है ना। तो गन्ना से 2 चीजें आप बना रहे हो, एक तो खड़सारी और दूसरा चीनी, ठीक है ना। चीनी आपका यहां पर आ रहा, तो ये क्या कहलाता है? फूड लूज इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे आ जाइए, लोहा उत्पादन, लौह अयस्क, बाक्साइट, कोयला बहुत सारी मात्रा में आप लगा रहे हो, उसका देख लीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाइए, सीमेंट उद्योग, ये भी एक भार ह्रासी है। ये एग्जाम्पल कई बार आया है, लिख लीजिएगा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट इंडस्ट्री जो आपका है वो वेट लॉस इंडस्ट्री है। ठीक है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम, ये भी आपका वेट लॉस इंडस्ट्री है। श्री राम सीताराम। ठीक है, चलिए। तो वेट लॉस इंडस्ट्री,
तो यानी ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा रहा है और ये भी आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ये दोनों तो आपके कॉमन होते हैं तो इसलिए इनको पढ़ाना जरूरी होता है। बाकी ये आपसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखिएगा। आजकल एक कॉमन क्वेश्चन है, वेट लॉस इंडस्ट्री क्या है, फूड लूज इंडस्ट्री क्या है। अब वेट लॉस इंडस्ट्री को लोग सोचते हैं कि भाई जैसे हम वजन घटाते हैं, मनुष्य का वजन घटाओ तो इसको इंडस्ट्री समझ रखते हैं। वजन घटाओ वजन बढ़ाओ, अपना शरीर चाहे जितना घटाओ बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो उद्योग के प्रकार बेसिकली जो आपके एग्जाम में इकोनॉमिक सेक्टर से पूछना है वो आपका यही है। अब उद्योग के क्रियाकलाप क्या है भाई, उद्योग से क्या काम कर रहे हो आप, उद्योग के क्या क्रियाकलाप है। तो उद्योग के क्रियाकलाप है अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करना। कैसे करना है ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या है, उद्योग का अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करना। अब समझिएगा, उद्योग लगाने के लिए जो जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसके लिए शब्द हम बात करेंगे व्यवसाय। आप में से कोई व्यवसाय की परिभाषा बता देगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? कोई भी काम किया है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ा है? कोई नहीं, ऐसे विषय आप लोग नहीं पढ़ते। किसी वस्तुओं को खरीद कर दूसरे को बेचना और उनसे प्राप्त लाभ व्यवसाय कहलाता है। वो व्यापार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। हमने व्यापार आपसे नहीं, आप लोग बताएं पीछे भाई, आप लोग भी क्लास में ही है, क्लास से बाहर नहीं है। वो गरीबी में हम पढ़ाएंगे आपको दो कॉन्सेप्ट, या पढ़ाया गया हो आपको एपीएल और बीपीएल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया। ये क्या होता है भाई? तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले, गरीबी रेखा से नीचे वाले, ये गरीबी रेखा कहाँ है? भाई जानना जरूरी होता है ना, देखिए ना। तो कैसी रेखा है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। जो अपनी जरूरत की चीजें पूरी करने के, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसे मतलब पूरी कर लेते हैं, वो गरीबी सक्षम ना है। चलिए वो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा मत सोचे कि आगे वाले की नॉलेज का प्रोग्राम चल रहा है, पीछे वाले खाली बैठ करके टाइम पास करने आए हैं। ये पूरी क्लास एक बराबर हमारे लिए है भाई, तो आगे और पीछे से फर्क नहीं। एपीएल और बीपीएल का यही होता है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है तेंदुलकर समिति के प्रतिवेदन पर है या रंगराजन समिति के प्रतिवेदन पर है, उनके आधार पर आज भी हम गरीबी का निर्धारण कर रहे हैं। या इसके लिए नीति आयोग का अरविंद पनगड़िया का टास्क फोर्स बनाया गया था 2018 में। तो अलग अलग पैरामीटर्स है। बहुत पहले जो आपका दांडेकर और रथ की समिति के आधार पर था, जिन्होंने फाओ का जो है कैलोरी बेस्ड गरीबी का निर्धारण किया था कि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, तो वो गरीबी रेखा, वहीं से बात आती है। व्यवसाय, बिजनेस, लिख लीजिए क्लाइमेटाइज करके। वे क्रियाकलाप जो लाभ के उद्देश्य से किया जाए, उसे व्यवसाय कहते हैं। एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। भाई सिंपल सी बात है, लेकिन हमारे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम ये कहते हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय, लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रियाकलाप जो होता है व्यवसाय कहलाता है।
तो एक सेंटेंस हम लोग कॉमनली प्रयोग करते हैं, माइंड योर बिजनेस। ये तो कहते ना कि माइंड योर बिजनेस, भाई आप किसी से अनावश्यक बात कर दीजिए तो कहता माइंड योर बिजनेस। तो यहां इसका क्या मतलब होता है? तो वहां बिजनेस कहां हो गया आपका? वहाँ पर दिखाया गया जहाँ तो कहावत ही है, तो तभी तो मैं बेटा आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों ऐसा कहावत बनाया गया। कुछ ना कुछ उसके पीछे भी कारण है, मैं लिंक करना चाह रहा हूं ताकि आप लिंक करके कनेक्ट कर लें अपने आप को। कहने का तात्पर्य यही होगा कि तुम्हारे जितना लाभ है सिर्फ उतना ही हो, तो उससे एक्स्ट्रा ना हो। हाँ, मतलब आप कह सकते हो इस तरीके से कि जो आप जिस कार्य का आपका निर्धारण है, जो आपका सीमा रेखा क्षेत्र है, उसी सीमा रेखा क्षेत्र में रह करके आप बात करें, उससे आराम से बात ना करें। व्यवसाय को हम सिंपली बात कर रहे हैं, एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। लाभ करने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए वह व्यवसाय है। अब इसी को जरा लिंक करिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या आपका व्यवसाय है ये? आप बताइए, आप पढ़ रहे हैं, क्या आपका ये व्यवसाय है? पीछे वाले बता दे भाई, सबसे पीछे। हाँ, नाम नहीं मुझे पता रहेगा बेटा, मैं भूल जाऊंगा चाहे जितनी बार आप बताओगे, इसलिए ऐसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप पढ़ रहे हैं, क्या आपका व्यवसाय है ये? जी बताइए, आप बताइए, व्यवसाय है या नहीं है? सिर्फ एक जवाब देना है। भाई इधर वाले कह रहे नहीं है, इधर वाले कह रहे नहीं है, इधर वाले कह रहे हैं। अब हम क्या मान के चले? तो समझिएगा, जिस व्यवसाय का मतलब होता है जिस किसी काम में आप व्यस्त हैं, वही व्यवसाय है। बिजनेस का ये मतलब बनता है बीइंग बिजी स्टेटस, बीइंग द स्टेटस ऑफ बिजी। जिस किसी भी कार्य में आप रत हैं वही व्यवसाय है आपका। दूसरी बात, अगर इसको लाभ से आप जोड़ रहे हैं कि पढ़ाई करने से लाभ है या नहीं है, तो मैं इतना दावे से कह रहा हूं कि आप अगर क्लास में है तो लाभ है, लाभ ना होता तो क्लास के बाहर होते। आप बताइए मैं सही कह रहा हूं कि गलत? भाई कोई पैसे का ही फाइनेंशियल लाभ तो नहीं लाभ होता ना, लाभ कई प्रकार का होता है। तो बीइंग द स्टेटस ऑफ बिजी, जिस किसी भी कार्य में आप व्यस्त हैं और उससे आपको लाभ हो रहा है, वही आपका व्यवसाय है। अब दूसरे एंगल से आइए, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो लोग कहते हैं जिस कार्य को आप ज्यादा देर करते हो वह आपका व्यवसाय है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या बताते हैं? पढ़ाई करते हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? तो क्यों नहीं बताती कि हम सोते हैं? सबसे ज्यादा सोती है ना भाई, 8 घंटे 10 घंटे तो सो लेते हैं आप लोग। तो आपको बताना चाहिए कि हमारा व्यवसाय क्या है। लेकिन जान लीजिएगा, ऐसा कोई व्यवसाय अगर बता दिया तो शादी वाला माहौल पूरा खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा फिर पूरा। इसलिए ये व्यवसाय बताइएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, दूसरे व्यवसाय पे आइए। पढ़ाई को बढ़ाइए, अपनी स्टडी को बढ़ाइए, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए और इस पे आइए। तो देखिए एक बात आप समझ लीजिए, पढ़ाई का एक तरीका होता है कि हम आपको वो पढ़ा दें जो कागज में दिया गया, बढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है, हम उसको प्रैक्टिकल लेकर के पढ़ाते हैं, भावनात्मक रूप से पढ़ाते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो बात समझ में आए और बैठ जाए और प्रैक्टिकलिटी आप उसको समझ पाइए। बिजनेस इंडस्ट्री पढ़ाना तो हम पढ़ा देते, बात खत्म हो जाती वहां पर। लेकिन यहां पर तक ले जाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप उसको सिविल सर्विसेज के स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाए, जवाब कर पाए, और भविष्य में अगर उसको मेंस में क्वेश्चन आ रहे तो उसको आप लिख पाए। ठीक है ना? चलिए, तो बिजनेस का मतलब बनना है बीइंग द स्टेटस ऑफ बिजी। तो जिस किसी कार्य में आप व्यस्त हैं और वहां से आपको लाभ है, वो आपका क्या है? व्यवसाय। व्यवसाय के 3 डिवीजन हैं। एक जो आपको अभी बताया मैंने, पहला क्या है? उद्योग। व्यवसाय के अंतर्गत ही हम उद्योग करते हैं, उद्योग कहीं अलग नहीं है, इसी का पार्ट है।
और इसका दूसरा पार्ट है ट्रेड, व्यापार, यस सर। और इसका तीसरा पार्ट है वाणिज्य। तो इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये 3 प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो प्रायः लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। सामान्य रूप से समझिएगा, चाहे इकोनॉमी हो और चाहे कॉमर्स हो, इन दोनों के लिए व्यवसाय या लाभ का जो मतलब हो रहा है वो आर्थिक लाभ की बात करेगा। बस यही फर्क समझिएगा। लाभ भी कई प्रकार का होता है, आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ, दार्शनिक लाभ, धार्मिक लाभ, पैतृक लाभ, तमाम प्रकार के लाभ हैं आपके। यहां पर हम जब बात करेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन से लाभ की बात करेंगे? आर्थिक लाभ, जहां धन का लाभ हो। एडम स्मिथ की परिभाषा किसी ने सुनी है? अर्थशास्त्र एक विषय है, जब शुरुआत किया जाता है अर्थव्यवस्था पढ़ाना, तो हमें उस सेक्टर पे जाना होता है कि हम ये बता पाएं कि भाई अर्थशास्त्र है क्या, आर्थिक क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये पता है आप लोगों को कि नहीं? क्या है बताइए जरा। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है और उस सिद्धांत को लागू करना अर्थव्यवस्था। एक शब्द है आर्थिकी, दूसरा है अर्थव्यवस्था, और तीसरा है इन तीनों का अंतर कोई एक व्यक्ति कॉमन रूप से बता सकता है? तीनों का अंतर? हाँ, प्रयास करिए। बिल्कुल, आप बेटा प्रयास करने ही आए हो, बताने तो हम आए हैं। ये सीधी सी बात समझिएगा, जिस दिन आप बताने लगेंगे 2000 रुपये लेक्चर आपको मिलने लगेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो हमारा रोजगार मत बंद करिए, आप सिर्फ पढ़ा करके नौकरी पा लीजिए, बात खत्म। चलिए बताइए। सर, आर्थिकी में हम लोग अपनी मतलब पैसे से संबंधित व्यवस्था को देखते हैं, और अर्थव्यवस्था में पूरे भारत देश की व्यवस्था में पैसे संबंधित व्यवस्था देखते हैं, और अर्थशास्त्र में हम लोग धन से संबंधित अर्थव्यवस्था को देखते हैं। और कोई? हाँ, आप प्रयास कर लीजिए। आर्थिकी एक सिद्धांत है, ठीक है। अर्थव्यवस्था उसको पारित करने वाला एक कार्यात्मक इकाई है जिसको हम व्यवस्था कहते हैं। शास्त्र जो होता है उस पर जो मतलब उसकी जो पढ़ाई होती है या उस पर जो नॉलेज है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को किसी देश द्वारा अपने सुविधा अनुसार लागू करना अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आर्थिक का मतलब आप बता रही कुछ? हाँ, आर्थिकी मतलब सिर्फ अपना लाभ और अर्थव्यवस्था। चलिए देखिए, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इकॉनमी, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तीनों का अलग अलग। आर्थिकी मतलब मनुष्य के वे क्रियाकलाप जो धन से संबंधित है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दे आर कंसर्न्ड विद द मनी, वेल्थ, फाइनेंस इज कॉल्ड इकोनॉमी। आर्थिक क्रियाकलाप और अनार्थिक क्रियाकलाप इसी आधार पर बांटा जाता है। अब थोड़ी सी चीजें आर्थिक क्रियाकलाप अनार्थिक क्रियाकलाप से भी क्वेश्चन आते थे, जैसे सुबह का टहलना आर्थिक क्रियाकलाप है कि अनार्थिक? क्रिकेट खेलना आर्थिक क्रियाकलाप है कि अनार्थिक? पैसा मिलता खेलने का भी कि नहीं मिलता है? महेंद्र सिंह धोनी खाली टिकट काटते, महेंद्र सिंह धोनी रेलवे का केवल टिकट काटते,
क्रिकेटर बन गए तो हजारों करोड़ काट रहे हैं, तो खेल करके तो बनेगा ना। तो खेलना क्या हो गया, और ऐसा भी नहीं कि हर आदमी खेल करके क्रिकेटर बन जा रहा है। तो यानी आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाकलाप में आ सकते हैं, पहली बात आगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा टहलना आर्थिक है कि अनार्थिक, तो दोनों है। पहली बात समझिएगा, टहल करके आपने अपना स्वास्थ्य लाभ किया और स्वास्थ्य लाभ करके अपने पैसा बचाया, ये भी तो आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। तो आप ये समझिए कि आर्थिक और अनार्थिक में वही अंतर केवल आपको करना है कि भाई जैसे आपको समझने से है, समझ करके आपको देखना है कि ये कैसा क्रियाकलाप है। पढ़ करके आप क्या कर सकते हो, आप बन भी सकते हो, नहीं बन सकते हो। बन गए तो एक आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, नहीं बन गए तो फिर अनार्थिक क्रियाकलाप हो गया। लेकिन माना तो यही जाएगा कि पढ़ाई आप क्यों करो, ताकि बनने के लिए। तो ये बात आप बिल्कुल दोनों याद रखिएगा। इकोनॉमिक यहां से हो, पहला स्टेप इकोनॉमी स्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था। कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए धन का आना और धन का जाना होना स्वाभाविक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, यहां पर भी तो पैसा आ रहा जा रहा कि नहीं आ रहा जा रहा। अब आपको नहीं साहब ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या घर से आप निकलते हैं पैदल यहां तक आते हैं? कुछ लोग बाइक स्कूटी से आते होंगे, कुछ लोग ऑटो से बुक करके आते होंगे, तो किराया लगता होगा। पहला बात हो गया। आप पढ़ने आ रहे हो तो किताबें आप कुछ खरीदोगे, नोटबुक आप खरीदोगे, पेन आप खरीदोगे, तो यहां पैसा जाएगा। फार्म भरोगे तो फिर पैसा जाएगा। अब आपको नहीं साहब ये सब पैसा हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ को एक नौकरी दे दो खाली फट से कहीं से, तो संभव है? नहीं संभव है। तो अर्थव्यवस्था, इनफ्लो ऑफ फंड एंड आउटफ्लो ऑफ फंड, धन का आगमन और धन का बहिर्गमन, इसको जब कोई व्यक्ति प्रबंधन करता है कि कहां से आएगा और कहां जाएगा, तो यह कहलाता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कहां से आ रहा, कहां जा रहा। भारत सरकार बजट बनाती है। वर्ष 2025-26 के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान है? लगभग 48 लाख करोड़। अगर हम लिखने को कहें तो 12 बार गिनेंगे तब जीरो कंफर्म कर पाएंगे कि हमने सही लिखा कि नहीं लिखा। 48 लाख करोड़। अब आप जरा सोचिए, 48 लाख लिखिए, फिर उसके बाद 1 करोड़ का जीरो लगा दीजिए। अब इतना पैसा भारत सरकार के पास आ रहा है और फिर इतना पैसा भारत सरकार के पास से जा रहा है। इसकी व्यवस्था कहां से कर रही सरकार? यही तो उसकी अर्थव्यवस्था है। चलिए बड़ी बात हो गई, छोटी सी बात करते हैं। आपका परिवार चल रहा है, परिवार में पिताजी, भाई, चाचा, कोई भी कमा रहा है, पैसा आ रहा, पैसा जा रहा है, नहीं हो रहा सा, तो वो आपके परिवार की अर्थव्यवस्था हो गई। और छोटे स्तर पे आ जाइए, हम कह रहे हैं चाहे प्रतिदिन का खर्चा आपका हो, चाहे मासिक खर्चा आपका हो, चाहे वार्षिक खर्चा हो, आपका भी कुछ तो खर्चा है। वो पैसा कहीं न कहीं से आ रहा है, चाहे भाई से आ रहा है, चाहे माताजी से आ रहा है, चाहे पिताजी से आ रहा है, और उस पैसे को आप खर्च कर रहे हो। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड सभी का होता है। अर्थव्यवस्था सभी का होता है, केवल भारत सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था नहीं है, बस्ती जिले की अर्थव्यवस्था नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की भी अर्थव्यवस्था होती है। बस उसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे विश्व बैंक ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो कितने रुपए न्यूनतम व्यय को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है? पढ़ा है आप लोगों ने? लिखा? क्या लिखा है? कॉपी हो तो पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट लगेगा। जरा देखिए क्या लिखा हुआ। विश्व बैंक ने कितने रुपए के आधार पर बताया है भारत में विश्व में गरीबी, कि इससे कम रुपए खर्च करने वाले को गरीब कहा जाएगा। जिसमें गरीबी का चैप्टर, तो गरीबी के चैप्टर में आप देखिएगा, उसको पढ़ा मिल जाएगा आपको।
तेंदुलकर समिति ने गरीबी का आकलन बताया कितने रुपए से, रंगराजन समिति ने गरीबी का आकलन बताया। तो ये आपको प्रश्न याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से सीधा सीधा प्रश्न आपसे बनेगा कि विश्व बैंक ने कितना बताया है, तेंदुलकर समिति ने कितना बताया है, एशियाई विकास बैंक ने कितना बताया है। तो सबका अपना। विश्व बैंक का $1 बहुत पहले था, अब वो $3 हो चुका है। चेक करिए जरा नेट पे कोई लोग। पॉवर्टी एज पर वर्ल्ड बैंक कॉन्सेप्ट, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का मानक, तो आप पाओगे लगभग $3 हो गया। अभी 4 या 5 महीना पहले फिर से बढ़ा दिया गया। पहले $1 था, फिर $1.25 हुआ, फिर $2 हुआ, फिर $2.25 हुआ, आज वो $3 हो चुका है। अपडेटेड हमेशा पढ़िए, और जो भी आप पढ़िए उसको एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए गूगल करके कि आपके पास जो आंकड़ा है वो अपडेटेड है या नहीं है। बड़ा ऑथेंटिक होकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जरा समझिएगा, तो यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास पैसे आने का और पैसा जाने का मद होना स्वाभाविक सी बात है, तो वो कहलाता है उस व्यक्ति का अर्थव्यवस्था। अब जरा समझिएगा, ये अर्थशास्त्र क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था को कितने संतुलित तरीके से बैलेंस किया जाए और उसके लिए कौन कौन से परंपराओं, मान्यताओं और सिद्धांतों को फॉलो किया जाए, इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत लाइटली होकर के, कंफर्ट होकर के समझिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। लिखने से केवल कोई लाभ नहीं, क्योंकि लिखा तो कोई किताब में है। किताब अगर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोई एक लोग आप मुझसे कोई मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा नोट्स किताब। इंडिया की बेस्ट से बेस्ट बुक भेज देंगे, लेकिन वो आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है। आप कहिएगा मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, ठीक है ना। किताब जो है सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा आपको, किताब से पढ़िएगा, लेकिन आप समझिए पहले इस चीज को, ठीक है ना। इस चीज को आप पहले समझिए कि हमारे ये समझ में आ जाए, तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तभी आप उसको पढ़ पाओगे। तो आर्थिकी, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ये हो गया भाई। अब इसी से आ जाते बैक टॉपिक पर। हमने आपसे क्या कहा कि भाई हम बात करेंगे उद्योग की, उसके बाद बात होगा व्यापार की, और उसके बाद बात होगा कॉमर्स की। इसी पूरे सेक्टर को हमें आपसे पूरी तरह से चर्चा करनी है। इंडस्ट्री समझ में आ गया? अच्छा, एक चैप्टर आपको कृषि पढ़ाया गया कि नहीं? अभी खेती, अभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ाया गया, हो गया? कृषि इकोनॉमी में भी लगभग 7 लेक्चर आपके कृषि के हैं, तो कृषि आप पढ़ेंगे। चलिए, सर ने भी पहले उद्योग रखा है, उद्योग के बाद फिर कृषि पढ़ेंगे। यही मैं जानना चाहता हूं कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो यानी उद्योग, अभी पहले इससे बात कर लेते हैं। तो उद्योग तो समझ में आ गया। अब आइए व्यापार पर। व्यापार की जरा एक परिभाषा लिखिएगा, तो बताइए आगे। व्यापार व्यापार किसी वस्तु को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। यहां पर उत्पादक बैठा हुआ है और इस वस्तु को ला करके यहां पहुंचा रहा है, कहां पर? उपभोक्ता तक। ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? ये व्यापार की प्रक्रिया है, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया। तो व्यापार क्या है? किसी वस्तु को उत्पादक से लेकर कहां पहुंचाना है? उपभोक्ता तक। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। यही आपका व्यापार है। अब जरा समझिएगा, व्यापार 2 प्रकार के होंगे।
पहला है घरेलू व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार यानी देश के भीतर व्यापार। बोले ध्यान दीजिए, देश के भीतर व्यापार, एक देश के भीतर होने वाला क्रियाकलाप जो आपका है वो घरेलू व्यापार कहलाता है। यानी देश के भीतर उत्पादक है, देश के भीतर ही उपभोक्ता है और वहीं पर आप माल पहुंचा दे रहे हो। बंबई से कोई माल बचा, बस्ती ला करके पहुंचा दिया गया, क्या हो गया? घरेलू व्यापार। और अगर बंबई से माल बना और दुबई पहुंचा दिया गया तो विदेशी व्यापार हो गया। देश और विदेश की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ी आप लोगों ने? ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार राज्य की परिभाषा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है आप लोगों ने ना? राज्य शब्द इसी संदर्भ में प्रवेश किया गया है, देश के संदर्भ में, तो उसको पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो अनुच्छेद 12 शब्द भारत को राज्य के रूप में परिभाषित करता है, उसको जरूर याद रखिए। तो व्यापार शब्द की बात होगी, घरेलू व्यापार और विदेशी व्यापार। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ को लेकर के एक संविधान संशोधन आ रहा है, क्या, कौन सा? आप लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, मैटर आते ही तुरंत आप लोगों के पास आने चाहिए। क्या है बताएगा कोई? नहीं पढ़ा? 131वां संविधान संशोधन विधेयक आने वाला है, पढ़िएगा इसको। चलिए, तो घरेलू व्यापार, अब आप जरा देखिए, घरेलू व्यापार को हम चाहे तो दो भाग में कर सकते हो। एक है हमारा थोक व्यापार और दूसरा है हमारा फुटकर व्यापार, होलसेल मार्केटिंग एंड रिटेल मार्केटिंग। विदेशी व्यापार को हम तीन भाग में करेंगे। आयात, निर्यात और तीसरा पुनर्निर्यात। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में और इसे कहते हैं इंट्रेपोर्ट। इस शब्द इंट्रेपोर्ट याद रख लीजिएगा, ये कई बार आपके पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। इंट्रेपोर्ट, पुनर्निर्यात। पानी किसी के पास आप पानी की बोतल दे दो। पुनर्निर्यात। आयात मतलब समझ रहे हो ना, किसी विदेश या बाहर से माल अपने देश में मंगाना। किसी बाहर से माल जब हम अपने देश में मंगाते हैं तो क्या कहलाता है वो? नोट कर लीजिएगा, कहलाएगा। किसी देश से माल अपने देश में मंगाना, ये आयात हो गया। निर्यात क्या है? देश से माल दूसरे देश में भेजना। नोट कर लीजिएगा। और तीसरा शब्द है पुनर्निर्यात, इंट्रेपोर्ट। इंट्रेपोर्ट, पुनर्निर्यात, ये क्या भाई? इसके लिए एक शब्द या एक सेंटेंस है आपका, और वही सेंटेंस आपके एग्जाम में बार बार आता है। लिख लीजिएगा, निर्यात के लिए आयात। निर्यात के लिए आयात।
इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, यानी हम वस्तु का आयात ही इसीलिए कर रहे हैं कि उसको हम निर्यात कर सकें। जब बाहर से कच्चे मटेरियल को बाहर मतलब अपने देश में मंगाना, उसको फिर उसका निर्माण करके बाहर नहीं बेचते। हाँ, नहीं देखिए, अब आपने शब्द जोड़ दिया विनिर्माण, हमने तो नहीं जोड़ा भी आपने। अगर प्रक्रिया कर दिया तो बात अलग हो गई, वो तो प्रोसेस अलग हो गया। हमने बात किया बिना प्रोसेस के, बिना प्रोसेस के माल हमने माल मंगाया और उस माल को दूसरे देश को भेज दिया, उसको सीधे सीधे निर्यात के लिए मंगाया ही। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए अमेरिका से, समझिएगा, अमेरिका से कोई माल नेपाल को मंगाना है, तो अमेरिका से कोई माल नेपाल पहुंचे, उसके पास दो यातायात के साधन, या तो हवाई जहाज से मंगा ले और या तो जल मार्ग से। तो जल मार्ग से तो नेपाल पहुंचेगा नहीं, चाहे भारत उतरेगा चाहे चाइना उतरेगा, तभी वो नेपाल पहुंचेगा। तीसरा कोई विकल्प उसके पास नहीं है। तो नेपाल क्या करता है, अपने माल को यहां मंगाया भारत और यहां से माल फिर आयात कर लिया। ये कौन सा बंदरगाह है? कलकत्ता बंदरगाह, डायमंड हार्बर, जिसे, ठीक है ना, ये कौन सा है? डायमंड हार्बर या हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया। यहां माल मंगाया, यहां से उठा के ट्रक से कहां चला गया? नेपाल। बस ये बात आप समझिए ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ऐसे करेगा। तो भारत ने माल मंगाया, आयात कहां हुआ? भारत, और कहां चला गया? इंटरपोर्ट हुआ कि नहीं? भारत ने क्या किया? निर्यात। तो आयात किसके लिए? निर्यात के लिए। तो यही एक लाइन आपको छोटा सा 3 शब्द का सेंटेंस लिख दीजिए, निर्यात के लिए आयात, बात खत्म। और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। इंटरपोर्ट क्या है, पुनर्निर्यात क्या है, एक शब्द आपसे आएगा तो क्या लगाओगे? निर्यात के लिए आयात, बस बात खत्म। आयात के लिए निर्यात नहीं भाई, हाँ, निर्यात के लिए आयात, ठीक है ना। अब ये तीनों शब्द समझ में आ गए? बताइए भाई। अब फिर से इस टॉपिक पे आ जाइए। इंडस्ट्री आपको समझा दिया, ट्रेड आपको समझा दिया, अब आइए वाणिज्य पर। लिखिए कॉमर्स, वाणिज्य। वे सभी क्रियाकलाप जो उत्पादक और व्यापारी को वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उसे वाणिज्य कहते हैं। वे सभी क्रियाकलाप जो उत्पादक और व्यापारी को वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। व्यापार को भी सहायता देगा और उत्पादक को भी सहायता देगा। उत्पादक से कहां मिलेगा? व्यापारी को। व्यापारी से कहां आएगा? उपभोक्ता तक। क्योंकि यही तो मैंने आपको यहां बताया। यहां मैंने आपको यही तो जोड़ा ना, देखिए, ये उत्पादक, उपभोक्ता, और बीच में क्या हो रहा? व्यापार। तो व्यापार कहां पर? तो यानी व्यापारी को भी सहायता देना है, उत्पादक को भी सहायता देना है, दोनों को देना है। जो वाणिज्य आपका है, जो आपका ये वाणिज्य मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वाणिज्य में क्रियाकलाप, इसको भी सहायता दिया जाएगा, इसको भी दिया जाएगा। अभी मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं कैसे, लिख लीजिएगा। इसमें
बैंकिंग, बीमा, परिवहन, मार्केटिंग यानी कि विपणन, एडवर्टीजमेंट, आदि सम्मिलित है। अब जैसे समझिए भाई, बैंकिंग जो है उद्योग वाले के लिए भी तो जरूरी है और बैंकिंग व्यापार वाले के लिए भी जरूरी है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके लिए बैंक नहीं चाहिए? इंश्योरेंस इसके लिए भी जरूरी है, इंश्योरेंस इसके लिए भी जरूरी है। सड़क पर माल पहुंचाने के लिए परिवहन इसके लिए भी जरूरी है, इसके लिए भी जरूरी है। ठीक है ना? होटल, मोटेल, ये सब जितने भी क्रियाकलाप हैं इनके लिए भी जरूरी है, इनके लिए भी जरूरी है। तो वो सारे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? वाणिज्य। ऑल दोज एक्टिविटीज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इज कंसर्न विद द कॉमर्स। क्लियर है? तो वाणिज्य के क्रियाकलाप, तो आपको एक चैप्टर आपको यहां पर भी पढ़ाया जाएगा कि वाणिज्य में क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। तो वो सभी वही आपके जो सर्विसेज है, आपको टॉपिक क्या बताया गया? इंडस्ट्री, ठीक है ना, प्रोड्यूसर और सर्विसेज। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज पूरा टॉपिक आपका है ना। तो सर्विसेज में हम आपको इस पूरी सर्विसेज को पढ़ाएंगे आगे चलकर के इसमें। अभी हम फिर से आ जा रहे हैं किस पे? अब इंडस्ट्री के ऊपर आ जाइए। अब इंडस्ट्री के ऊपर जब आप आएंगे तो एक आपका टॉपिक यहां पर आएगा एक अगला टॉपिक आपका आता है व्यावसायिक संगठन के प्रतिरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यावसायिक संगठन का मतलब बन रहा है कि जब भी कोई व्यवसाय स्थापित किया जाता है, लिख लीजिए पहले, जब भी आप कोई व्यवसाय स्थापित करते हो तो उसका जो स्वामित्व होता है, उसका जो मालिकाना होता है, उसका जो मालिक होता है, कौन होता है? कितने लोग हो सकते हैं, कैसे लोग हो सकते हैं? उसके लिए अलग अलग संगठन है। जैसे, हाँ बताइए क्या बता रही है? चलिए, और कोई क्या हो सकता है? जरा समझिएगा कि व्यावसायिक संगठन आपको लगाना है तो उस व्यावसायिक संगठन में उसका स्वामित्व किसके पास होगा, कितने लोगों के पास हो सकता है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। व्यावसायिक संगठन का स्वामित्व का मतलब बनता है किस, भाई देखिए आजकल किसी भी बिजनेस का जो मेन मालिक होगा वो मालिकाना हक पूंजी के आधार पर। जब भी हम कोई व्यवसाय लगाना चाहेंगे, जब भी हम कोई व्यवसाय करना चाहेंगे तो उत्पादन के उपादान आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, चार आपके लिए सबसे जरूरी है और इन चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? संगठन। तो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और पांचवा आपका होता है संगठन। इन चारों को मिलाकर ये उत्पादन के उपादान है। व्यवसाय किसका माना जाएगा? जिसके पास पूंजी होगी, क्योंकि पूंजी है तो फिर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपके पास पैसा है तो सब आपका अपना है, और पैसा नहीं है तो कोई अपना नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
उत्पादन के उपादान जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या बात करेंगे? भूमि के बदले में किसी को क्या मिलता है? भूमि का प्रतिफल क्या है? रिवार्ड, पुरस्कार। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। क्या है? रेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किराया। सरकारी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? लगान। और अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं इसको? लगान बोलते हैं। तो भूमि के बदले में क्या मिलता है? क्या मिलता है? लगान। पूंजी के बदले में पूंजी का प्रतिफल ब्याज है, ना कि लाभ। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। पूंजी का प्रतिफल ब्याज है, ना कि लाभ। श्रम का प्रतिफल क्या है? मजदूरी, वेजेज। अब वो चाहे सैलरी के फॉर्म में हो, चाहे वेजेज के फॉर्म में हो, चाहे बोनस के फॉर्म में हो, चाहे वो अलाउंस के फॉर्म में हो, चाहे परक्विजिट्स के फॉर्म में हो। परक्विजिट समझ रहे हैं आप लोग? परक्विजिट, जिसको शॉर्ट में आजकल पर्क लोग कहते हैं। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि ताकि आप परक्विजिट्स देखिए, किसी के यहां आप काम कर रहे हो, उस काम करने के बदले में प्रतिफल में आपको क्या मिलता है, ये बड़ा मायने लगाता है। सबसे ज्यादा प्रतिफल का जो माध्यम है वो है धन। सबसे ज्यादा माध्यम क्या है? धन है। मजदूरी दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, तो धन के रूप में दिया जा रहा है। एक जमाना था जब काम के बदले अनाज योजना चला था भारत सरकार ने, कि काम करिए और अनाज पाइए। 1980 के दशक में काम के बदले अनाज योजना भारत सरकार लेके आई थी। अभी यारों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका, समझिएगा। तो वो क्या कहलाता है? प्रतिफल। अब वो क्या प्रतिफल है, कैसे समझिएगा? मजदूरी का एक प्रतिफल आर्थिक होता है और दूसरा वस्तुओं के रूप में हो सकता है। एक पैसे के रूप में हो सकता है, दूसरा वस्तुओं के रूप में। अब वस्तुओं के रूप में कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आपको कोई कहे कि भाई हमारे यहां आप काम कर लीजिए, आपने कहा ठीक है भाई काम कर लेंगे। उन्होंने कहा भाई क्या मजदूरी लोगे, कितना सैलरी लोगे? आपने कहा सैलरी हमको कुछ मत दीजिएगा। उसने कहा तब कैसे काम करोगे? या आपने किसी से कहा भाई हम, वो कहा कि भाई कितना मजदूरी आप देंगे? उसने कहा भाई सैलरी हम कुछ नहीं देंगे, तो आप काम करेंगे? लेकिन अगर वो कह दे ठीक है आप हमारे यहां काम करिए, हम आपको रहने के लिए एक घर दे देंगे, चलने के लिए एक गाड़ी दे देंगे, सामान खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड दे देंगे, तो अब तो आप कर लोगे भाई, क्योंकि पैसा किस लिए चाहिए? इन्हीं सब के लिए चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं मिल गई आपको। तो इसी को हम कहते हैं परक्विजिट्स। जैसे अब लखनऊ के डीएम या बस्ती जिले के डीएम साहब हैं। अब डीएम साहब यहाँ डीएम रिटायर्ड होकर ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आए, तो इनको क्या घर की व्यवस्था करनी है? डीएम आवास पूरा खाली पड़ा है। चलने के लिए गाड़ी व्यवस्था करनी है? नहीं, ऑलरेडी इनके पास से मिल रहा। तो यानी ये चीजें कहलाती हैं परक्विजिट्स, सुविधाएं। जब आप नौकरी में होंगे तो आपको जो मजदूरी मिलेगी, आपको जो सैलरी मिलेगी, वो सैलरी आर्थिक और अनार्थिक दोनों फॉर्म में होगा, या कैश या इसमें दोनों फॉर्म में होगा। क्लियर? तो मजदूरी और साहस के बदले में जो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ वेंचर, नॉट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रिवार्ड क्या है? ब्याज। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनता है पीसीएस में। ठीक है ना? हाँ, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? इतना बताइए भाई। तो अब आइए, तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में यह बात आती है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या लगा रहा है, और पूंजी का मालिक जिसका होगा वही सबसे बड़ा मालिक माना जाएगा।
व्यावसायिक संगठन के प्रारूप अगर हम भारत की बात करें या दुनिया में कहीं की बात करें तो 4 प्रकार के होंगे। पहला, एकाधिकार, यानी एक व्यक्ति मालिक हो। कौन मालिक हो? एक व्यक्ति मालिक हो उसका। उस व्यवसाय का मालिक कौन है? केवल एक व्यक्ति। इसे इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। हम भी बड़ा कंफ्यूज रहते थे, आप लोग पता नहीं कंफ्यूज रहते कि नहीं रहते हैं। कभी कभी दुकानों पर बोर्ड लगा होगा अमन ट्रेडर्स, और फिर वहां नीचे लिखा रहेगा XYZ जो भी हो। तो ये हमको लगता था पहले कि भाई प्रोफेसर कब से हो गई है, बड़ा कंफ्यूज हमने कहा भाई यहां इतने पढ़ने के बाद तो प्रोफेसर डिग्री मिलती है। भाई जब आप अब जैसे आप ले लीजिए इतना बड़ा कॉलेज है, इसमें गिने चुने लोग प्रोफेसर हैं। भाई लेक्चरर से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, फिर रीडर से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, फिर प्रमोट हो रहे हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो रहे हैं, फिर प्रोफेसरशिप लेनी पड़ती है, उसके लिए थीसिस फिर से लिखनी पड़ती है। और यहां तो बैठे बैठे दुकान खोल के प्रोफेसरशिप बन गए। तो बाद में पता चला कि ये प्रोफेसरशिप नहीं, ये प्रोप्राइटरशिप है। ये क्या लिखा रहता है? प्रोप्राइटरशिप। यानी यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप से मतलब यहां पर है। अब तो क्लियर रहेगा ना? हाँ, ये बात ध्यान दे रहे तो आप प्रोफेसर मत समझिएगा, उनको प्रोफेसर समझ लीजिएगा। वो क्या है? प्रोप्राइटरशिप, एकाधिकार व्यवसाय। मैसर्स, मैं मतलब मैसर्स मतलब उस संस्था का नाम। जैसे जो मैंने कहा ना कि अमन ट्रेडर्स, तो क्या हो गया? संस्था का नाम होगा मैसर्स, तो उसी को मैं लिखा जाता केवल। तो एकाधिकार व्यवसाय। अब पहले मैं चारों का नाम लिख लूंगा, तब उसका लाभ हानि बताऊंगा आपसे। दूसरे पे आइए, दूसरा क्या है? साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप, साझेदारी का व्यवसाय, पार्टनरशिप बिजनेस। तीसरा होता है, हिंदी में उसका पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? संयुक्त स्कंध परिमंडल। अब समझ में आ गया। एक कंपनी खोलते हैं आप ना, तो उसका सही नाम होता है हिंदी में संयुक्त स्कंध परिमंडल, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन अब तो कंपनी समझ में आ जाएगी ना? ये कहां चला गया? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कंपनी। और चौथा है सार्वजनिक उपक्रम। इसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। किसी व्यवसाय को आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो उस व्यवसाय को लगाने के लिए 4 प्रकार के मालिकाना हक की बात होती है। एकाधिकार, प्रोप्राइटरशिप यानी कि साझेदार, संयुक्त स्कंध परिमंडल और सार्वजनिक उपक्रम मतलब सरकारी कंपनी। क्योंकि आप इंडिया की जब बात करते हो तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात यहां पर है। कुछ इंडस्ट्रीज केवल सरकार लगा सकती है, कुछ इंडस्ट्रीज सरकार और प्राइवेट दोनों लगा सकते हैं, और बाकी इंडस्ट्रीज खोल दिया गया है, और कुछ इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग सेक्टर में रखे गए हैं। यानी आज भी भारत में बहुत से उद्योग सरकार चला रही है, कर रही है। सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं और उनके भी रूप अलग अलग हैं, उनके भी फॉर्म्स अलग अलग हैं। अभी हम उस पर भी चर्चा आपसे
करेंगे वहां पर। एक एक लेके चलते हैं। अब जरा बताइए, व्यवसाय करने के लिए इनमें से सबसे बेस्ट प्रारूप कौन सा है? विच वन इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू परफॉर्म ए बिजनेस? साझेदारी। आप में से किसी के घर परिवार में साझेदारी का व्यवसाय होता है? नहीं, मतलब कुछ लोग अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह से लोग जो काम करते हैं साझेदारी नहीं करते हैं। चलिए, तो आपने जवाब दिया साझेदारी का। चलिए एक एक की बात करते हैं। अब साझेदारी का जो सबसे पहला निगेटिव कहता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि साझा मतलब बाझा। गांव में क्या कहते हैं कि साझा मतलब आज नहीं तो कल उसमें विवाद हो नहीं। पहली बात आ गई। अभी कैसे आएगा क्या आएगा हम बात करते हैं। दूसरे पे आइए, एकाधिकार आपने कहा। अब एकाधिकार व्यवसाय है तो एकाधिकार व्यवसाय का जो आकार है, साइज हो सकता है, वो लिमिट है। अकेले कितना पैसा आप पूंजी लगा सकते हो, यानी आप में लिमिट हो गई वहां पर। भाई लिमिट हो गई, नहीं लिमिट हो गई? भाई आज भारत के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वो भी तो कंपनी लगा के चला रहे हैं। अगर उनके पास इतने पैसा है तो फिर एकाधिकार क्यों नहीं चला रहे हैं? भाई चाहे अडानी जी की बात कर लीजिए, चाहे अंबानी जी की बात कर लीजिए, अडानी अंबानी के पास इतना पैसा होने के बाद भी कंपनी चला रहे हैं, जबकि उनके पास पैसा बहुत है। तो इसका मतलब बनता है एकाधिकार की अलग परिभाषा हो गई, साझेदारी की अलग बात हो गई, तीसरा आपका संयुक्त इसका कंपनी की हो सकी। और चौथा प्रारूप होता है सरकारी प्रारूप, कि सरकार कोई बिजनेस को लगाए। जब सरकार कोई व्यवसाय को लगाती है, सरकार कोई बिजनेस को चलाती है, तो उसमें भी उसके कई प्रारूप हैं। सरकार या तो कंपनी खोल सकती है, देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, सरकार जो सार्वजनिक उपक्रम है उसके पास क्या ऑप्शन है? कंपनी खोल ले, या उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वह एक निगम की स्थापना कर ले। उसके पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि वह एक डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खोल दे, विभागीय उपक्रम। यानी इस सार्वजनिक उपक्रम के 3 प्रारूप चर्चित हैं। एक एक को लेकर के हम आपसे बात करते हैं ताकि उसके प्रॉफिट्स, उसके बेनिफिट्स, उसके लॉसेस आपको समझ में आ जाए, तो आप उसी आधार पर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख पाए। देखिए यहां टॉपिक केवल ये नहीं कि हम आपको प्री पढ़ा के वनडे पढ़ा करके चले जाए, यहां से बात खत्म हो जाए। कुछ इस तरह से रखे कॉन्सेप्ट हम कि जो कि आपको एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति बनी रहे उसमें, जो ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेक। सबसे पहले ब्रेक चलिए, भाई ले लीजिए, कोई बात नहीं।